दिल्ली के गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक कार ने कई लोगों को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार थी ये और इसने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त गाजीपुर में वीकली मार्केट लगा था। सड़क पर काफी भीड़ भाड़ थी। शराब के नशे में धुत एक शख्स ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते उसने 15 लोगों को कुचल दिया। इनमें 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बाकी लोगों को भी काफी चोटें आई हैं। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को मौके पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बुरी तरह पिटाई करने के बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पुलिस को सौंप दिया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सोना तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। अलग अलग शहरों में हुई छापेमारी में कुल मिलाकर 61 किलो सोना बरामद हुआ। DRI ने राइजिंग सन नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था। 12 मार्च को शुरू हुए इस ऑपरेशन में DRI ने असम, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग शहरों में छापेमारी की थी। 2 दिन चले इस ऑपरेशन में DRI ने 61 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेड में सोने के अलावा 13 लाख रुपए कैश और 19 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। DRI ने सिंडिकेट के 12 गुर्गों को भी पकड़ा है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो भारत म्यांमार बॉर्डर से सोने की तस्करी करते हैं और गुवाहाटी के रास्ते देश भर में पहुँचाते हैं। आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत है। 11 बजे से रामलीला मैदान में ये महापंचायत होने वाली है। 3 घंटे अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे किसान। किसानों को शर्तों के साथ पंचायत की मंजूरी दी गई। किसानों को प्रदर्शन या फिर रैली की कोई मंजूरी नहीं दी गई। किसान महापंचायत सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो करीब 3 घंटे चलेगी। महापंचायत में शामिल होने के लिए देर रात से किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया। इसमें पंजाब से 37 और देश भर से 450 संगठनों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। किसी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली लाने की मंजूरी नहीं दी गई है। किसी तरह की रैली या प्रदर्शन नहीं करने की शर्त पर ही संयुक्त किसान मोर्चा को दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की मंजूरी दी है। दिल्ली जाने से रोकने पर किसानों ने बीजेपी विधायकों, सांसदों, जिला नेताओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। दिल्ली में होने जा रही महापंचायत में शामिल होने के लिए ट्रेन, बस और अपनी गाड़ियों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों से बात की TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने। कहां से आप लोग और आज आपका क्या प्लान रहने वाला है? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ आए हुए हैं। 2 साल पहला जो मोदी से वादा किया था, हमारी मांगा 3 काले कानून जो पहला सी है वो वापस ले ली सी। दूसरे जो केस बने है या MSC कानून बनाया जाएगा, सब किसानों को सारी जितनी फसलें हैं वो सभी के लिए अपना उसका जो भाव दिता जाएगा वो पूरा कराने लिए असीं रैली कर रहे हैं, असीं मांग कर रहे हैं। बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला करने के मामले में CBI ने शाहजहां शेख के भाई को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। CBI की टीम जब संदेशखाली में शाहजहां के भाई आलमगीर शेख के घर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं था और पूछताछ के लिए नोटिस उसके परिवार को दिया गया। शाहजहां को बंगाल पुलिस ने पिछले महीने अरेस्ट किया था, जिसे बाद में CBI को सौंप दिया गया। 2 दिन पहले ही CBI को कोर्ट से शाहजहां शेख समेत 3 लोगों की 10 दिनों की रिमांड मिली है। CBI ने बताया कि ईडी पर हमले की जांच के सिलसिले में 8 मार्च को संदेशखाली में शाहजहां शेख के घर की तलाशी ली गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 72 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लिस्ट में कई नए और पुराने चेहरों को जगह दी गई है। दूसरी लिस्ट में 33 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली में 6 सांसदों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों पर उम्मीद जताई गई है। महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। इनमें 7 नए चेहरे हैं जिन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। और वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं, तो कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आए हैं। आप देखिए रिपोर्ट।
2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। खट्टर को हरियाणा के करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल को उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी सूर्या को बीजेपी ने दक्षिणी बेंगलुरु से टिकट दिया है। अनिल बलूनी को उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इधर बीजेपी ने जिन सिटिंग सांसदों का टिकट काटा है उनमें से कुछ तो केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसद बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुछ बड़े नामों को तरजीह नहीं दी गई है। जिनके नाम काटे गए हैं उनमें उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट नहीं दिया गया है। उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी टिकट नहीं दिया गया है। पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद गौतम गंभीर को भी मौका नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोस का भी टिकट काटा गया है। वो लगातार तीसरी बार गुजरात के सूरत से सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को भी इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर से टिकट मिलने के बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखिए। टिकट मिलने के बाद नितिन गडकरी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से नागपुर के लिए रवाना हुए। फ्लाइट के कैप्टन ने उन्हें बधाई दी। विमान में सवार यात्रियों ने भी ताली बजाकर उन्हें बधाई दी। नागपुर पहुंचने पर नितिन गडकरी का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए। गडकरी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इधर बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप देखिए। बिहार में सीट शेयरिंग की ऐसी रणनीति बनाई गई है जिससे एनडीए में शामिल कोई भी दल नाराज न हो। सभी दलों को खुश रखने की कोशिश की गई है। सूत्रों की माने तो बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती हैं। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले पर दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी स्थिति जल्द साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों को एक-एक सीट मिल सकती है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए एनडीए ने अलग फॉर्मूला तैयार किया है। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए आप। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे की सभी 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती हैं। हाजीपुर की सीट जहां से पशुपति पारस सांसद हैं, वो भी चिराग पासवान के हिस्से में आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जा सकता है। चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी आलाकमान का आभार भी जताया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कुछ विधायकों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के करीब 1.5 महीने बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जेडीयू कोटे से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जिन नेताओं के नामों की संभावना है उनमें अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, शीला मंडल और जयंत राज शामिल हैं। बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और समीकरण पर भी फोकस रहेगा। इधर टिकट ना मिलने से ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी नाराज हो गए हैं। खबर है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। टीएमसी ने हावड़ा लोकसभा सीट से प्रसून बनर्जी को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जिससे बाबुन बनर्जी नाराज हैं। उनके बीजेपी में भी जाने की अटकलें हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने खुलकर कहा है कि बाबुन के बीजेपी से रिश्ते हैं और वो उन्हें भाई नहीं मानती। ममता दीदी आज पूरा उनका जो स्टैंड वो क्लियर कर दिया है। वो परिवारवाद का विरोध में है। हमारा फैमिली से ही ये लोकसभा का टिकट मांगेगा सब लोग। वहीं 2 साल पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए अर्जुन सिंह भी बैरकपुर लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और उन्होंने भी बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय कपूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
अजय कपूर कानपुर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। देश की तरक्की के लिए अपने आप को मोदी जी के परिवार में सम्मिलित करना चाहिए। जीवन जितना मेरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समर्पित करता हूं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता संजय निरुपम के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। संजय निरुपम ने बीजेपी नेता अशोक चव्हाण से मुलाकात की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्नी के बीमार होने के चलते लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। खबर है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धू को पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और संभावित बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज को समय देने की बात कहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि सिद्धू ने प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने की बात जरूर कही है। वहीं विधायक दल नेता प्रताप सिंह बाजवा और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा बरार ने टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की सहमति दे दी है। कांग्रेस पंजाब के सभी सांसदों को फिर से टिकट दे सकती है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नासिक के चांदवाड़ से शुरू होगी, जहां पर शरद पवार भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आज राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नासिक के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज राहुल किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। 17 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा का समापन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी 26 दलों को न्योता भेजा गया है। राहुल की न्याय यात्रा 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में दाखिल हुई है। न्याय यात्रा के महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक पद्माकर वल्लवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में इस वक्त 2 पद खाली हैं, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली खोज समिति कल एक बैठक कर चुकी है, जिसमें 5 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति 2 नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में नियुक्ति करेंगी। नियुक्तियां अधिसूचित हो जाने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस समय राजीव कुमार चुनाव आयोग में अकेले चुनाव आयुक्त हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद से 2 स्थान खाली हैं। प्रधानमंत्री आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। सोशल मीडिया के जरिए पीएम ने जानकारी दी कि आज वो दिल्ली में देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सरकार रेडी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार बढ़ाने के लिए लोन देती है। इस योजना के तहत पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आवेदक समय से पहले लोन को चुका देता है तो उसे ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है और कोई पेनल्टी नहीं देनी होती। आज ही प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। एनसीपी पर अधिकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसमें चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर मान्यता दी थी। चुनाव आयोग आज नोटिस का जवाब दाखिल कर सकता है। महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार की बनाई गई पार्टी राकांपा 2 फाड़ हो गई। शरद पवार खेमे में अजित पवार गुट में शामिल होने वाले 5 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इधर सीएए लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर साफ किया है कि सीएए कानून के लागू होने से देश में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने फिर कहा कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता लेने के लिए। लेकिन विपक्ष इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं है और सीएए कानून के लागू होने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी? इन्हें कहां पे घर देगी? इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी?
और चलिए अब आपको माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी की सजा माफी की अपील पर आज सुनवाई होने वाली है। कोयला कारोबारी नंद किशोर रोंगटा के भाई महावीर प्रसाद रोंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी सजा काट रहा है। कोर्ट ने उसे 5.5 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी ने इस सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की है। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज अवनीश गौतम की अदालत में आज सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है। ज्यादातर केस ट्रायल पर हैं और जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है जो जमाते इस्लामी पर लगे यूएपीए पर अपनी रिपोर्ट देगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है जो ये फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर के जमाते इस्लामी के खिलाफ यूएपीए के तहत बैन लगाना सही है या नहीं। जांच के बाद ये ट्रिब्यूनल गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार को एक संविदा कर्मचारी को मैटरनिटी बेनिफिट देने का विरोध करना भारी पड़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार के साथ जुर्माना भी लगा दिया। दिल्ली सरकार के उपभोक्ता फोरम में संविदा पर काम करने वाली एक महिला को 26 हफ्ते के लिए मातृत्व और चिकित्सा लाभ दिया गया था। ये लाभ दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर मिला था, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार की अपील गलत थी, क्योंकि सिंगल बेंच के आदेश ने एक युवा महिला को लाभ दिया जिसने 5 साल से ज्यादा वक्त तक उपभोक्ता फोरम की सेवा की थी। इतने नहीं, कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। और देखिए एक बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अटकलें कि मैक्रो यूक्रेन जंग में अपनी सेना को सीधे भेजने की घोषणा कर सकते हैं। जंग में नाटो सीधे शामिल नहीं होगा, बल्कि ज्वाइंट फोर्सेस के जरिए रूस को घेरने की कोशिश की जा सकती है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से कतई नहीं चूकेगा। अमेरिका को आगाह करते हुए पुतिन ने कहा कि बाइडेन भी ऐसे तनाव को बढ़ाने से बचेंगे जो परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। इधर यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बीच रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हवाई हमले को तेज कर दिया है। अटकलें कि मैक्रो यूक्रेन जंग में अपनी सेना को सीधे भेजने की घोषणा कर सकते हैं। जंग में नाटो सीधे शामिल नहीं होगा, बल्कि ज्वाइंट फोर्सेस के जरिए रूस को घेरने की कोशिश की जा सकती है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से कतई नहीं चूकेगा। अमेरिका को आगाह करते हुए पुतिन ने कहा कि बाइडेन भी ऐसे तनाव को बढ़ाने से बचेंगे जो परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। जंग में यूक्रेन को नाटो देशों की सैन्य मदद मिलने का सिलसिला जारी है। फ्रांस ने यूक्रेन को एक बार फिर से बड़ी सैन्य मदद भेजी है। फ्रांस ने यूक्रेनी सेना को RALEC F3 बारूद का नया बैच भेज दिया है, जिसमें यूक्रेन फोर्स एक बार फिर रशियन फोर्स पर बारूदी बौछार के लिए तैयार है। यूक्रेन को इस खतरनाक विस्फोटक को दोबारा सप्लाई मिलने की खबरों से रूसी फोर्स में खलबली मची है। इस बीच यूक्रेन में रशियन फोर्स की तबाही का सिलसिला भी जारी है। रूस के बड़े हवाई हमले में यूक्रेन में एक 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मलबे से लोगों के दबे होने की खबर है। लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। बड़ी खबर चीन से है। चीन में एक बड़ा धमाका हुआ है और इसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। तबाही का ये खौफनाक वीडियो चीन के हेबई प्रांत का है, जहां एक रेस्तरां में इतना जबरदस्त धमाका हुआ है कि आसपास की कई इमारतें इसकी चपेट में आ गई। धमाके वाली जगह के आसपास मौजूद गाड़ियों की क्या हालत हुई, ये भी देख लीजिए। शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन में गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। धमाके में घायल हुए कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
वहीं संदेश खाली मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की छापेमारी। शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। संदेश खाली में ईडी की 4 जगहों पर छापेमारी हुई है। संदेश खाली में जमीनों को हथियाने के मामले में यह छापेमारी की गई है। तो आपको बता दें, संदेश खाली मामले में ईडी ने अब शाहजहां शेख, जो कि गिरफ्तार हो चुका है, उसके ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि यहां पर लोगों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से यौन शोषण के साथ साथ जमीन हथियाने का, जमीन कब्जाने का आरोप भी शाहजहां शेख और उसके साथियों पर लगा। और अब इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से यह छापेमारी की गई है। खबर यह आ रही है कि ईडी की जो छापेमारी है वो अभी तक 4 अलग अलग जगहों पर हुई है। संदेश खाली में जमीनों को हथियाने के मामले में ये छापेमारी हुई है। तो लगातार शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर, अभी तक की छापेमारी में क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सेंट्रल टीम के साथ ईडी वहां पे पहुंच रहे हैं और ये जो टीम है ईडी का, ये 3-4 जगह में जाएंगे, वहां पे रेड करेंगे। डॉक्यूमेंट सीज करना उनका मेन उद्देश्य है, क्योंकि ये राशन स्कैम में है। पहली बार ईडी ने जब शेख शाहजहां के घर पे रेड किया था तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिलना था उसका पहले उनके ऊपर अटैक हो गया था। इसीलिए बड़ी संख्या में जो सेंट्रल फोर्सेस है उसको वहां पे लेके वो पहुंच रहे हैं और राशन स्कैम में 3-4 जगह उनका छापेमारी करना है। लेकिन ईडी के ऊपर जो अटैक हुआ था शेख शाहजहां और उनके टीम द्वारा, ये वो घटना नहीं है। राशन स्कैम जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिसके चलते ज्योतिप्रिय मल्लिक, शंकर आड्डो अंदर किए गए हैं, तो उसी केस में ये फिर से रेड है और मतलब यहाँ पे टारगेट है कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद करना। ठीक है, 3-4 अननोन लोकेशंस पे। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रविशंकर दत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साप्ताहिक विकसित भारत एम्बेसडर अभियान में इस बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नंबर 1 पर रहे हैं। 4 मार्च से 10 मार्च वाले हफ्ते की टॉप 5 की सूची में वो पहले स्थान पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि साप्ताहिक विकसित भारत के 5 टॉप एम्बेसडर कौन रहे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दूसरे नंबर पर हैं बिहार से बीजेपी नेता चितरंजन कुमार। तीसरे नंबर पर डॉक्टर पंकज सिंह हैं। ये राजस्थान के बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं। यूपी बीजेपी के सह संयोजक प्रवासी प्रकोष्ठ अनुराग श्रीवास्तव इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र के नासिक पश्चिम से बीजेपी की विधायक सीमा हिरे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मेरे किए गए प्रयास में आप सभी के सहयोग समर्थन के लिए सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का हिस्सा बने, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में नमो ऐप पर भारत एम्बेसडर अभियान शुरू किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो एम्बेसडर बनने का प्रयास करें। इस हफ्ते नमो ऐप के माध्यम से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रयासों की सराहना की है। वक्त हो गया एक ब्रेक का।